हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे चैप्टर सेकंड अम्ल क्षारक एवं लवण में सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं। मीन्स सभी अम्ल आपस में किस तरह से मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, सभी अम्ल जितने भी अम्ल हैं उन सब में क्या समानता है और सभी क्षारक उनमें क्या समानता है आपस में। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो भी हमने अभी तक रासायनिक गुणधर्म पढ़े हैं अम्ल और क्षारक के, तो वहाँ हमने जो सबसे पहला गुणधर्म देखा था अम्लों का कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये हम जितने भी हमने रासायनिक गुणधर्म अम्लों और क्षारकों के पढ़े हैं उन सभी में हमने देखा कि सभी अम्ल एक ही जैसी रासायनिक अभिक्रिया देते हैं। जैसे कोई भी अम्ल है, अगर वो धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करता है धातु के साथ तो भी हाइड्रोजन गैस बनती है, साथ में लवण भी बनता है, वो मैं नहीं लिख रही हूँ। और अगर सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करता है धातु के साथ, यहाँ मैंने धातु जिंक ली है, आप जिंक की जगह कोई और धातु भी ले सकते हो। तो पहले हमने लिया अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब सल्फ्यूरिक अम्ल, तो भी हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो यानी कि जितने भी अम्ल होंगे वो अगर धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये अम्लों में एक समानता हो गई कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर दिया हुआ है कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। अगर हाइड्रोजन नहीं होती अम्लों में तो हाइड्रोजन गैस कहाँ से आती, क्योंकि धातु में तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये धातु है। या हम लोहा ले लेते हैं, आयरन Fe, ये भी धातु है, इनमें तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस कहाँ से आई, हाइड्रोजन गैस आई अम्ल से। ठीक है, कोई भी आप अम्ल लोगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी ही बनेगी। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। तो अब हम एक क्रियाकलाप से देखते हैं कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन है वो सभी अम्ल होंगे। तो वही अब हम देख रहे हैं कि क्या सभी यौगिक जिनमें भी हाइड्रोजन है वो सभी अम्ल होते हैं। तो वो हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। ये क्रियाकलाप है, इसमें आपने 3-4 अलग अलग विलयन लेने हैं। विलयन मतलब घोल। जैसे ग्लूकोज का घोल लेना है, ग्लूकोज के बारे में आप जानते हो। अल्कोहल कई अलग अलग तरह के होते हैं, उनमें से अगर मैं बात करूं तो जो शराब होती है वो भी एक अल्कोहल होती है। ठीक है, तो ये एक सिप्रिट होता है, सिप्रिट भी आपने सुना होगा, वो भी अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल कई तरह के होते हैं, आप कोई भी अल्कोहल ले सकते हो इस क्रियाकलाप के लिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके बारे में आपको पता है, इसका फॉर्मूला है HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला H2SO4। आपको अम्ल और क्षारक इनके फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं इनके नाम के साथ। तो हमने ये 4 अलग अलग पदार्थों के विलयन ले लिए और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इस तरह से एक बीकर लेना है। जैसे ये बीकर यहाँ दिखाया हमें, ये बीकर है। ठीक है, इसके अंदर आप कोई भी रबड़ ले लो, चाहे आपके पास जो इरेज करने वाला रबड़ होता है, पेंसिल को जिससे आप इरेज करते हो, पेंसिल के लिखे हुए को, वो रबड़ भी ले सकते हो। उस रबड़ पर आपने 2 कील लगानी है। ये कील हैं 2, जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये दोनों कील हैं। वो कील उस रबड़ के अंदर आपने अच्छे से लगा देनी है। ठीक है, मिलनी नहीं चाहिए कील आपस में, ऊपर से भी और अंदर से भी। रबड़ के अंदर मतलब आपने बिल्कुल, जैसे अगर आपका ये रबड़ है तो कील ऐसे होनी चाहिए, ना तो ये आपस में नीचे से मिले ना ही ये ऊपर से मिले। इस तरह से हमने रबड़ में 2 कील लगा दी हैं। ठीक है, और हमने इनको कीलों को जोड़ दिया है तार से। एक तांबे की तार आपने लेनी है, जो कि बिजली के उपकरणों में यूज़ होती है, तांबे की तार। वो तांबे की तार हमने लगानी है एक कील से आप तांबे की तार लगाओगे। ठीक है, और यहाँ पर बीच में हमें क्या जोड़ना है, हमें सेल जोड़ देने हैं। 2 सेल हमने ले लेने हैं, या हमने बैटरी ले लेनी है। ठीक है, या तो आपके पास बैटरी नहीं है तो आप 2 सेल को जोड़ लो, वो भी बैटरी होती है। तो आपने इस तरह से 2 सेल या 3 सेल जोड़कर
और साथ में एक बल्ब लगा लेना है। बल्ब लगाना है कम वोल्टेज वाला, कम वाट वाला, जो जैसे एलईडी बल्ब आता है छोटा सा, बिल्कुल जो दिवाली की लाइटों में होता है उतना छोटा वाला। ठीक है, आपने ये बल्ब लगा लिया। यहाँ पर बल्ब को मैंने इस तरह से दिखाया है। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पर दिखाया है स्विच। स्विच मतलब बटन। ठीक है, तो आपके पास स्विच नहीं है तो आप सिंपल तार को ऐसे छोड़ सकते हो। और ये दूसरा हिस्सा दूसरे कील से, ये एक कील है, इससे आपने तार लगाई, बीच में सेल लगाए और बल्ब जोड़ा। ठीक है, और उसके बाद आपने एक दूसरी तार लेकर उसको दूसरे कील से जोड़ दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो बीकर लिया है इसके अंदर आपने कोई भी एक विलयन डाल दो। हमने 4 विलयन लिए थे, ग्लूकोज का विलयन, अल्कोहल का विलयन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन और सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन। तो आपने एक एक करके चारों डालकर देखने हैं इसमें। सबसे पहले मान लो हमने, जैसे यहाँ दिया हुआ है तनुकृत अम्लीय विलयन, यानी कि इन्होंने अम्ल लिया है कोई भी, तो मान लो हमने इसके अंदर डाल दिया HCl विलयन। ठीक है, यहाँ ये दिया भी हुआ है, आप देखो। अब बीकर में थोड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। विद्युत धारा आप कैसे प्रवाहित करोगे? विद्युत धारा जो मैंने आपको बताया था कि 2 तारें हमने इस तरह से छोड़ दी, तो इन तारों को आपस में आपने जोड़ देना है, मिला देना है और ऊपर टेप लगा देनी है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे बल्ब ऑन हो जाएगा। अगर आपने इस बीकर के अंदर HCl लिया था, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया था, और आपने तारों को जोड़ दिया, तारों को जोड़ने से क्या हो गया, परिपथ पूरा हो गया, और आप देखोगे कि जो बल्ब है वो जलना शुरू हो जाता है, उसमें से रोशनी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने उस बीकर को साफ़ करना है, या अगर आपके पास दूसरा बीकर है तो आप उसको ले सकते हो। उसमें आपने अब कोई दूसरा विलयन डालना है। HCl तो हमने डाल लिया, अब ये नहीं डालना है अगली बारी में। अब हमें कोई दूसरा विलयन डालना है। जैसे हम दूसरा विलयन ले लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल डाल लिया, फिर दोबारा से हमने वैसे करना है, तारों को जोड़ना है आपस में। जो तारें हमने छोड़ी हुई थी इनको आपस में जोड़ दो और फिर दोबारा से बल्ब जल उठेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसी बीकर को खाली करके इसको धोना है अच्छे से, और उसके अंदर हमने ग्लूकोज का घोल डालना है। इसके बाद आप डालोगे बीकर में ग्लूकोज का विलयन या ग्लूकोज का घोल, जल के अंदर इसका घोल। ठीक है, और फिर इसके बाद एक बार ये ले लिया आपने, फिर तारों को जोड़ दिया, और 4th टाइम आपने इसके बाद आपने लेना है अल्कोहल। जो हमारे पास 4th हमने विलयन लिया था अल्कोहल, वो अल्कोहल लेकर हमने सेम प्रयोग दोबारा से करना है, तारों को जोड़ना है। तो आप देखोगे कि आपने ग्लूकोज डाला तो भी बल्ब ऑन नहीं हुआ, और अल्कोहल डाला तो भी बल्ब ऑन नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब है? अब मैंने आपको क्या बताना शुरू किया, स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था कि हम इस जो हम ये क्रियाकलाप कर रहे हैं उससे हम क्या देखेंगे कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। तो जो अब आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इन दोनों में तो हाइड्रोजन है, और ये दोनों अम्लीय भी हैं, अम्ल भी हैं। इसमें भी हाइड्रोजन है और इसमें भी हाइड्रोजन है, और ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है। ठीक है, अब बात आती है ग्लूकोज और अल्कोहल की। क्या इनमें भी हाइड्रोजन है? हाँ, इनमें भी हाइड्रोजन है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो आप देखो इसमें भी हाइड्रोजन है, ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है। और अब मैं किसी एक अल्कोहल का फॉर्मूला लिखती हूँ। जैसे मैंने अल्कोहल का फॉर्मूला लिख दिया CH3CH2OH, इसमें भी बहुत सारी हाइड्रोजन है। ठीक है, लेकिन ना तो इसको डालने पर बल्ब ऑन हुआ, ना ही ग्लूकोज को डालने पर बल्ब ऑन हुआ। इसका मतलब ये दोनों अम्लीय नहीं है। चाहे इनमें हाइड्रोजन है लेकिन फिर भी ये अम्लीय नहीं है, क्योंकि अगर ये अम्लीय होते तो इनके अंदर इनको बीकर में डालने पर और तारों को जोड़ने पर बल्ब ऑन होता, लेकिन बल्ब ऑन नहीं हुआ इन दोनों से। बल्ब ऑन हुआ सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से और सल्फ्यूरिक अम्ल डालने से। ठीक है, तो यहाँ यही आप आगे पढ़ोगे कि अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। परंतु आप देखोगे कि ग्लूकोज और अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है, उसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए बल्ब ऑन नहीं होता है। तो बल्ब के जलने से हमें ये पता चलता है कि जो भी विलयन है आपने बीकर में लिया था, ठीक है,
जो भी विलयन आपने बीकर में लिया था, अगर उसको बीकर में लेने से बल्ब जल गया तो उससे पता चलता है कि विद्युत का प्रवाह उस विलयन में से हो रहा है और वो विलयन विद्युत का चालक है। आपने 8th तक अच्छे से समझा हुआ होगा कि कुछ पदार्थ होते हैं जो अच्छे चालक होते हैं विद्युत के, जिनको सुचालक कहते हैं, और कुछ विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो अम्ल हैं वो विद्युत के चालक हैं, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल विद्युत के चालक नहीं हैं। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों द्वारा होता है। कौन से आयनों द्वारा? आयन तो यहाँ पर दिखाई नहीं हुए हैं, ठीक है। तो कौन से आयन है? यहाँ पर ये कह रहा है कि अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों द्वारा होता है। तो कौन से आयन है वो जिनकी ये बात कर रहा है? तो ये मैं आपको सभी अम्ल के बारे में, सभी अम्ल को मैं लिखती हूँ, उनका फॉर्मूला लिखती हूँ और मैं आपको देखो, ये मैंने पहले लिखा है अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको आप अच्छे से जान गए हो। ये जो है ना, इसके विलयन में 2 तरह के आयन होते हैं, हाइड्रोजन को अलग कर दो और Cl को अलग कर लो। ये है हाइड्रोजन आयन। तो मैंने इस तरफ लिखे हैं धन आयन और इस तरफ लिखे हैं ऋण आयन। धन आयन मतलब जिन पर प्लस का साइन होता है और ऋण आयन जिन पर माइनस का साइन होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में धन आयन होता है H आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन, और ऋण आयन होता है क्लोराइड आयन, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ दूसरे अम्ल की, सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। इसमें भी आप हाइड्रोजन आयन अलग कर दो, लेकिन हाइड्रोजन आयन यहाँ पर कितने हैं? 2। H2 लिखा है ना यहाँ पर, H2 का मतलब H2 आयन नहीं, 2 H आयन। तो 2 H आयन और बाकी क्या बचा? सल्फेट आयन, ठीक है। तो ये हमने दोनों में देखा, HCl और H2SO4 में, दोनों में जो धन आयन है वो है हाइड्रोजन आयन, लेकिन ऋण आयन दोनों में अलग अलग है। अब हम और भी अम्ल देखते हैं इसी तरह से। हमने देखा ये नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल में भी आप देखो हाइड्रोजन आयन है और नाइट्रेट आयन है, और ये है एसिटिक अम्ल जो मैंने आपको प्रयोग करके दिखाया था, सिरके वाला। सिरके में यही अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल को जब पानी में मिलाकर इसका विलयन बनाते हैं तो वो सिरका बन जाता है। तो ये एसिटिक अम्ल है, इसमें यहाँ से हाइड्रोजन अलग करेंगे हम। ये हाइड्रोजन आयन और ये एसीटेट आयन, इसको कहते हैं, बोलते हैं एसीटेट आयन। ये नाम लिखा हुआ है इसका नीचे, एसीटेट आयन, ठीक है। तो आपने ये जितने भी अम्ल, 4 अम्ल मैंने उदाहरण लिखा है यहाँ पर, और चारों अम्ल में जो धन आयन है वो क्या है? H आयन, यानी कि एक आयन चारों अम्ल में सेम है, और जो दूसरा आयन है ऋण आयन वो सब में अलग अलग है। इसका मतलब सभी अम्लों में क्या समानता है? सभी अम्लों में समानता है कि सभी अम्लों में H आयन होता है, ठीक है। और समानता तो यही है ना, ऋण आयन तो किसी का भी सेम नहीं है, लेकिन धन आयन सभी में हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। अब हम, ये मैंने आपको ग्लूकोज और अल्कोहल का फॉर्मूला भी अभी बताया था, अल्कोहल का फॉर्मूला और ये ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है। तो सभी अम्लों में H आयन होते हैं और यही इन अम्लों की समानता है, और इन्हीं H आयन के कारण ये अम्ल विद्युत का चालन करते हैं। लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज, ये इनके विलयन में कोई H आयन नहीं होता है, चाहे इनके फॉर्मूले में हाइड्रोजन है, लेकिन इनके विलयन में कोई भी H आयन नहीं देते हैं ये, इसलिए ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, जो अपने विलयन में H आयन देगा वो अम्ल होगा और वो ही विद्युत का चालन करेगा। जो अपने विलयन में H आयन नहीं देगा उसको हम अम्ल नहीं कहेंगे, और वो विद्युत का चालन भी, विद्युत का चालन तो ज़रूरी नहीं है, वो कर भी सकता है, लेकिन जिसमें H आयन नहीं है वो अम्ल नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम वही प्रयोग जो आपने अभी प्रयोग देखा, बीकर में आपने अलग अलग अम्ल लिए या आपने अल्कोहल लिया और आपने ग्लूकोज लिया, अब हम उसमें क्षारक लेते हैं, क्षारक डालकर देखते हैं उसमें जो आपने घोल है अब उसको बदलना है, और उनकी जगह पर आपने एक एक करके क्षारक लेने हैं। तो एक क्षारक, ये 4 क्षारक के नाम हैं, यहाँ पर 3 क्षारक के नाम मैंने लिखे हैं और आप इनके बारे में भी पढ़ चुके हो। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके विलयन में जो आयंस होते हैं,
इसके विलयन में धन आयन तो होता है सोडियम आयन। ज़्यादातर जो फॉर्मूला होता है ना यौगिक का, उसमें पहले जो लिखा होता है वो तो होता है धन आयन और बाद वाला होता है ऋण आयन। ठीक है। और धातुएं, सोडियम क्या है? धातु है। धातुएं हमेशा धन आयन बनाती हैं। तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है, ये अपने विलयन में सोडियम आयन देता है जो कि एक धन आयन है, और हाइड्रोक्साइड आयन देता है जो कि एक ऋण आयन है। यहाँ पर मैंने लिखे हैं धन आयन, ठीक है, और इधर मैंने लिखे हैं ऋण आयन। और इसके बाद हम अगला क्षारक देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इसमें धन आयन क्या होता है? कैल्शियम आयन, और ऋण आयन होता है हाइड्रोक्साइड आयन। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें धन आयन होगा मैग्नीशियम आयन और ऋण आयन होगा हाइड्रोक्साइड आयन। तो अब यहाँ पर इन तीनों में क्या समानता है? ये तीनों क्षारक हैं। इन तीनों में क्या समानता है? इन तीनों में धन आयन सेम नहीं है, लेकिन इन तीनों में ऋण आयन सेम है। और ये ऋण आयन है हाइड्रोक्साइड आयन। इसका नाम मैंने एक ही जगह पर लिखा है, नीचे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों में यानी कि क्षारकों में क्या समानता है? क्षारकों में समानता है कि वो अपने विलयन में OH आयन देते हैं, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये इनमें समानता है। और जब आप इनमें से किसी भी क्षारक के विलयन को बीकर में लोगे तो भी बल्ब जलेगा। तारों को जोड़ने पर बल्ब जल उठेगा। और वो बल्ब जलने का कारण क्या है? वो कारण है हाइड्रोक्साइड आयन का होना। इन क्षारकों के विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन के होने से बल्ब जलता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि सभी अम्लों में क्या समानता है। सभी अम्लों में समानता है कि उनमें उनके विलयन में वो धन आयन देते हैं। ठीक है, ये तो समानता नहीं है ना, ये तो सभी अलग अलग हैं इनके, लेकिन धन आयन सभी का सेम है। सभी अम्ल अपने विलयन में धन आयन देते हैं। और सभी क्षारकों में क्या समानता है? सभी क्षारक अपने विलयन में ऋण आयन देते हैं। कौन सा आयन है और वो ऋण आयन? OH आयन। ठीक है, OH आयन वो सभी क्षारक ऋण आयन के रूप में देते हैं। तो यहाँ से आपको सभी अम्लों और सभी क्षारकों में समानता समझ आ गई। तो इस टॉपिक में इतना ही है कि सभी अम्लों में आप अच्छे से समझ गए होगी कि सभी अम्लों में समानता क्या है, कि वो अपने विलयन में H आयन देते हैं। और सभी क्षारकों में क्या समानता है कि वो अपने विलयन में OH आयन देते हैं। तो आपको ये याद रखना है हमेशा कि जिस भी पदार्थ का विलयन H आयन देगा या जिस पदार्थ के विलयन में H आयन बनेंगे वो तो अम्ल होगा, और जिसमें OH आयन बनेंगे वो क्षारक होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही हम करेंगे। ओके।